जय हिंद। हम लोग अभी 9th क्लास का ज्योग्राफी का सेक्शन चला रहे हैं। आज चैप्टर 8 है। चलिए देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, ये कुछ पॉइंट दिया गया हुआ है और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के बारे में एक फिगर के रूप में दर्शाया गया हुआ है। आगे देखते हैं। कलपट्टूर गांव के बारे की कहानी के बारे में दिखाया गया हुआ है। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टूर। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। ठीक है, थोड़ा सा साउंड का डिस्टर्ब होगा क्योंकि बगल में ये बाजा बज रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाज़ार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगे, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की है, जहां टिफ़िन भी मिलता है। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा बौरा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानें के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलता है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने वाली लॉरी चलाने का काम करते हैं। ठीक है, गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग है। कपास, गन्ना और केला भी उगाए जाते हैं। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टूर के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ काम करते हुए महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी दिखाया गया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टूर में 20 एकड़ धान की खेत है। शादी से पहले भी मैं मायके में धान की खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो मैं रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। ठीक है, जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ़ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी की रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम करने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आसपास के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। ठीक है, यह एक मालिक के प्रति एक मजदूर का विश्वास है। चलिए आगे देखते हैं। मेरी पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है।
जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास के खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। यह पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरी पति का घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। ठीक है, ये कुछ फिगर में ये दिखाया गया हुआ है कि रोपाई कब होता है, निराई कटाई के बारे में। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती है। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। ठीक है, ये एक मज़दूर की कहानी के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलवान की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। शेखर, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों की कटाई करवा देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उससे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इसमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक तुलसी के बारे में कुछ क्वेश्चन टाइप का है, इसको खुद से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल के मिल में काम करता हूँ। ठीक है, वहाँ से मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेचते हैं। इससे रोज़ की खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया हुआ है जो कि भूसा को ये धान की जो किया जाता है और उससे जो धान निकलता है, धान को जिसको देहाती भाषा में धान को ओसौनी कह सकते हैं। तो लिए कर्ज लेने पर
जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज के रूप में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया हुआ है शेखर के परिवार क्या काम करता है। शेखर के परिवार के बारे में यहाँ पे दिया गया हुआ है पॉइंट के रूप में, इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। ठीक, इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या तक कर ली है। ठीक है, रामलिंगम और करूथम्पा के बारे में बताया जा रहा है। ज़मीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने अपना पैसा लगाया है और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ी सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ठीक है, भारत के खेतिहर मजदूरों और किसान के बारे में बताया जा रहा है कि कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं। शेखर की तरह के छोटे किसान और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाज़ार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने कलपतरू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपतरू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक नागालैंड के सीढ़ीनुमा खेती के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है।
ठीक है, कि नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती कैसी होती है। ठीक है, चलिए हम लोग भी देख लेते हैं। यह एक गांव है जिसका नाम चीजामी है। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों पर ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, चिजामी के लोगों के पास अपने अपने घर, अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, ये सीढ़ीनुमा के बारे में, खेती के बारे में था। ठीक है, यहाँ मछली पालन के बारे में अब कुछ है। अवना और पारिवेलन। ठीक है, पुदुपेट कल्पट्टूर से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामैरान मछुआरों के खास तरह की छोटी नाव होती है कि पक्तियों दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामैरान मछलियाँ पकड़ कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठे हो जाती है। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। यह हमारे कैटामैरान में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। ठीक है, एक सामाजिक कहानी के बारे में ये बताया गया हुआ है। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठा कर रख दी, बाकी मैंने नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होती है। चूँकि जाल कैटामैरान और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरान में लगा हुआ है। इससे यह लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती है वह टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती है। कुछ व्यापारी भी है जो शहर के दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं और मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाने और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में ही नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियाँ का प्रजनन का समय। यहाँ पर एक मछली बेचने का जो कहानी हम लोगों ने ऊपर देखा उसी के एक फिगर में यहाँ दिखाने का काम किया गया हुआ है। ठीक है, होता है इस महीने में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन क्या है उसके बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने आय विभिन्न तरीक़ों से कमाते हैं।
कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल होते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उसकी समस्याओं में काफ़ी समानता पाते हैं। लोग कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मज़दूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों का पूरा करते हैं और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उसके पास कोई काम नहीं रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों को कुछ परिवारों ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव के हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता है। ठीक है, इस तरह से ये आज का 8वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है कि आप लोग का अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगता होगा तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।